हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सेक्शन नंबर 116 से अपना बीएनएसएस का लेक्चर शुरू करेंगे। सेक्शन नंबर 116 टॉक्स अबाउट आइडेंटिफाइंग अनलॉफुली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। जैसे अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे सेक्शन 115 में, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है विच इज एक्वायर्ड, विच इज डिराइव्ड या विच इज ओब्टेन्ड फ्रॉम द कमिशन ऑफ एनी ऑफेंस, कोई ऑफेंस कमिट करके वो प्रॉपर्टी उस बंदे के पास आई है, तो इलीगली उसने अनलॉफुली एक्वायर करी है वो प्रॉपर्टी, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करके क्या आगे के स्टेप्स होंगे, ये सेक्शन 116 से बताया गया है। सो द कोर्ट शैल अंडर सबसेक्शन 1 or on receipt of a letter of request under subsection 3 of section 115 डायरेक्ट एनी पुलिस ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो नहीं होंगे कि वो सारे स्टेप्स लें जो भी नेसेसरी हैं ट्रेस करने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक। Subsection 2 says the steps referred to in subsection 1 may include any inquiry, कोई इंक्वायरी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, कोई सर्वे हो सकता है किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में, प्लेस के रिस्पेक्ट में, प्रॉपर्टी, असेट्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट इन एनी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी अदर रेलेवेंट मैटर्स। Subsection 3 says any inquiry, investigation or survey referred to in subsection 2 shall be carried out by any officer mentioned in subsection 1 in accordance with such directions issued by the said court and thus be। आप ये जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी वगैरह, सर्वे वगैरह जो कुछ भी होगा जो सबसेक्शन 2 में मेंशन किया गया है, ये कोई भी ऑफिसर इसको कैरी कर सकता है, शैल बी कैरिड आउट बाय एन ऑफिसर जो कि सबसेक्शन 1 में बताया है। सबसेक्शन 1 में कौन ऑफिसर बता रखे हैं? नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी, यानी कि एसपी हो सकते हैं। इन अकॉर्डेंस विद सच डायरेक्शंस, उनकी डायरेक्शंस फॉलो करनी है जो कि कोर्ट ने बताया है। इजी था सेक्शन। अब उसके बाद सेक्शन 117 देखो। अब पता तो चल गया, मान लो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के बाद पता चल गया कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो मतलब अनलॉफुली एक्वायर करी गई है। अब उसका सीजर होगा और अटैचमेंट होगा। सब सेक्शन 117 वही कह रहा है। सबसेक्शन 1 सेज वेयर एनी ऑफिसर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 116 हैज अ रीजन टू बिलीव, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच जिसकी वजह से हम इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर रहे थे वो इज लाइकली टू बी कंसील्ड, इसको छुपाया जा रहा है या ट्रांसफर कर दी गई है किसी और को, और डेल्ट विद इन एनी मैनर विच विल रिजल्ट इन डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी, या फिर इसको इस तरीके से किया जा रहा है कि इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। वो क्या हो रहा है? या तो उसको छुपा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को कंसील हो रहा है, या उसको ट्रांसफर करा जा रहा है, कहीं पर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अगर रीजन टू बिलीव है। और या फिर क्या हो रहा है कि उसका कुछ भी ऐसा करेंगे कि प्रॉपर्टी का डिस्पोजल हो जाएगा। सो ही मे मेक एन ऑर्डर फॉर सीजिंग सच प्रॉपर्टी एंड वेदर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज सच प्रॉपर्टी, या तो वो ऑर्डर कर देंगे कि इस प्रॉपर्टी को सीज कर लो, और अगर ये चीज नहीं हो पा रही, अगर प्रॉपर्टी सीज नहीं कर पा रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट का हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? अटैचमेंट के लिए ऑर्डर हो जाएगा। डायरेक्टिंग दैट सच प्रॉपर्टी शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, और अदरवाइज डेल्ट, यानी कि आप उसको डिस्पोज ऑफ भी नहीं कर सकते जब तक कि आप परमिशन ना ले लो उस ऑफिसर की जिसने ये ऑर्डर किया है। एंड अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी सर्व्ड ऑन द पर्सन कंसर्न। और ये जो ऑर्डर निकाला है, चाहे वो ऑर्डर सीज करने का हो, चाहे वो ऑर्डर अटैच करने का हो, जो भी ऑर्डर किया है वो उस पर्सन को दे दिया जाएगा जिस पर्सन की वो प्रॉपर्टी होगी। ठीक। सबसेक्शन 2 सेज एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल हैव नो इफेक्ट अनलेस द सेड ऑर्डर इज कंफर्म्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द सेड कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ इट्स बीइंग मेड। तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ पुलिस ऑफिसर को अंधाधुंध पावर नहीं दे रखी है, यहाँ पर ये बता रखा है कि कोर्ट की सहमति की जरूरत है। जिस कोर्ट ने कहा था कि आप जाओ पता लगा करके आओ, उस कोर्ट की सहमति की जरूरत है, उस कोर्ट की एक्सेप्टेंस की जरूरत है, या एक्सेप्टेंस ना कहो, कंफर्मेशन कहो, उस कोर्ट की कंफर्मेशन की जरूरत है। और कब तक कंफर्मेशन हो जाना चाहिए? 30 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन, मान लीजिए 1 तारीख को अगर पुलिस ने ऑर्डर किया तो 30 तारीख तक कोर्ट का कंफर्मेशन आपको ले लेना है। ठीक है। कोर्ट जब तक कंफर्म नहीं करेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, तब तक मतलब वो इफेक्ट में नहीं आएगा। अब उसके बाद सेक्शन 118 क्या कह रहा है? सेक्शन 118 टॉक्स अबाउट मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। अब आपने सीज तो कर लिया, या अटैच तो कर लिया, या फोरफीट कर लिया, जो भी आपने किया है, अब क्या करोगे? अब उसको मैनेज किस तरीके से करोगे? सो मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज सीज्ड और फोरफीटेड। यहाँ पे सीज्ड और फोरफीचर की सिर्फ बात हो रही है, जो कि इस चैप्टर के अंदर अगर सीज्ड या फोरफीट करा जा रहा है तो किसी प्रॉपर्टी को। ठीक है। तो 118 सेज द कोर्ट में अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया। क्या करेंगे? कोर्ट अपॉइंट करेंगे डीएम को उस एरिया के। वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, मतलब जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस एरिया के डीएम को, और एनी अदर ऑफिसर दैट मे बी नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ जाए, या फिर उनकी जगह पर जो भी बंदा जिसको नॉमिनेट किया जाएगा
नॉमिनेटेड बाय डीएम, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉमिनेट करेंगे टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, जो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एक तो ये बात हो गई सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 2 कह रहा है द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1, जिसको अपॉइंट किया गया है, शैल रिसीव एंड मैनेज द प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच द ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 117 और सेक्शन 120 इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज विल बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, उस प्रॉपर्टी को रिसीव करना और उसको मैनेज करना, ठीक है, जो भी ऑर्डर आया है उसके रिलेशन में, और उस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस लिखा है तो उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई हैं या बताई हैं। Subsection 3 says the administrator shall also take measures as the central government may direct to dispose of the property which is forfeited to the central government। तो अगर forfeiture की बात है, अगर forfeit हो रही है कोई प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो एडमिनिस्ट्रेटर वो सारे मेजर्स लेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी, ठीक है। अब सेक्शन 119 भी कर लेते हैं। सेक्शन 119 टॉक्स अबाउट नोटिस ऑफ forfeiture of property। It says, if as a result of the inquiry, investigation or survey under section 116, जो भी कुछ हो रहा है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या सर्वे हो रहा है, the court has reason to believe that all और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टीज आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको नहीं पता है आप पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ये क्राइम से जो है एक्वायर करी गई अगर प्रॉपर्टीज है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, इट में सर्व अ नोटिस अपॉन सच पर्सन हियरिन रेफर्ड टू एज द पर्सन अफेक्टेड कॉलिंग अपॉन हिम विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। तो उस पर्सन को नोटिस सर्व करी जाएगी और कहा जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे आपको आना है, और आ करके क्या बताना है, क्या इंडिकेट करना है, तो सोर्स ऑफ इनकम, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से आप पैसे कमाते हैं, आपकी अर्निंग्स क्या है, या आपके एसेट्स क्या है। एसेट्स का मतलब है जो भी चीज़ हमारे पास होती है, जो वैल्यूबल चीज़ हमारे पास होती है ना, आउट ऑफ विच और बाय मीन्स ऑफ विच ही हैज़ एक्वायर्ड सच प्रॉपर्टी, किस वे से आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। आपको नहीं, मतलब जिसको बुलाया जाएगा उसको बताना पड़ेगा। द एविडेंस ऑन विच ही रिलाइज, और जो एविडेंस वगैरह है किस पे वो रिलाई करे। अगर वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी मैंने फलाना जगह से खरीदी है या फलाना जगह से एक्वायर करी है, तो आपको एविडेंस उसका पेश करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी ने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, तो रजिस्ट्री वगैरह आपको दिखानी पड़ेगी, and other relevant information and particulars as to show cause why all or any of such properties as the case may be should not be declared to be the proceeds of crime। क्योंकि भाई कोर्ट को तो लग रहा है कि वो सारी proceeds of crime है ना, और उसको फोरफीट कर देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो जिसके ऊपर ये सारी बातें आई, जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगे हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि प्रूफ करो और शो कॉज, आप ये बताओ, कारण बताओ वाला नोटिस, इसे हम कहते हैं कारण बताओ नोटिस। तो क्या होता है कि ये बताना आपको पड़ेगा कि किस वजह से आपकी प्रॉपर्टी हम फोरफीट ना करें, या किस वजह से हम आपकी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर ना करें कि ये क्राइम से एक्वायर करी गई प्रॉपर्टीज है। तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। आप बताओगे कैसे, एविडेंस पेश करके, और अपनी ये जो सारी चीज़ें बता करके कि सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है, अर्निंग्स क्या है, असेट्स क्या है आपके पास, ठीक है। देन subsection 2 says where a notice under subsection 1 to any person specifies any property as being held on behalf of such person by any other person, a copy of notice, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी, वो बंदा क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टी तो मेरे बिहाफ पे किसी और ने होल्ड कर रखी है, तो कॉपी ऑफ नोटिस जो है उस पर्सन के पास भी जाएगा, उस अदर पर्सन के पास भी वो नोटिस जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। सो आई होप आप लोगों को ये सेक्शन से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 120 से शुरू करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।